नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। सभी कोशिकाएं जो कि यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, उनमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ऐसे सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और इन्हीं डबल मेम्ब्रेन बाउंड दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांगों में से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यह कोशिका में पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। आप यहाँ पर एक टिपिकल सेल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यह कोशिका जो है 3D व्यू में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको केंद्रक है, इसके बाहर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और न्यूक्लियस, इसके बीच में जो फैला हुआ द्रव्य जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हो, इस साइटोप्लाज्म में कई कोशिकांग बिखरे हुए पाए जाते हैं। और इन्हीं कोशिकांगों में से एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रियन की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। और इस कोशिकांग के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम देखते हैं। यह कोशिकांग जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, और दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित पाया जाता है। लेकिन इस कोशिकांग की विशेषता होती है, यह कोशिकांग जो है भोज्य पदार्थ जो है, फूड जो है, उस फूड को मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अर्थात इस कोशिकांग में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है, ये भोजन का विखंडन करते हैं और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा का प्रयोग हम शरीर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है, दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड यानी धागे नुमा संरचनाएं, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है कणिकाएं, ग्रेन्यूल के समान संरचनाएं। तो हिंदी में इसे कहते हैं हम सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम आइसोलेट किया था कोलिकर ने। इन्होंने मसल सेल्स होती है, मांसपेशियों की कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया था। रिचर्ड आल्टमान जो थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था, जबकि इसे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था कोरल बेंडा ने। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति जो है ये कोरल बेंडा के द्वारा दिए गए नाम से हुई थी। हालांकि इस समय तक माइटोकॉन्ड्रिया को केवल और केवल एनिमल सेल्स में देखा गया था। प्लांट कोशिकाओं में इस माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को नहीं देखा गया था। एफ मेविस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया था कि पादप कोशिकाओं के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक प्रक्रिया संपन्न होती है जिसे कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन से हमारा यहाँ तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन फूड पार्टिकल्स का कोशिका के अंदर वायु की उपस्थिति में जो विखंडन होता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका विखंडन जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसके द्वारा जो है ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो यह एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी वजह से ही हम इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पर हमने बता भी रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यह भोज्य पदार्थों को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम। एटीपी जो है कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वह एटीपी के रूप में संचित होती है, और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के विखंडन से एटीपी का संश्लेषण होता है, अतः इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। हालांकि इन सभी प्रक्रियाओं के लिए हमें
फॉस्फेट अणुओं की, एडीपी की, एसिटिल को एंजाइम ए की आवश्यकता होती है। एसिटिल को एंजाइम जो है हमें भोज्य पदार्थों के विखंडन से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है वे विखंडित होकर एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण करते हैं। और ये एसिटिल को एंजाइम ए एटीपी, एडीपी और एटीपी, एडीपी और फॉस्फेट, ये तीन मॉलिक्यूल मिलकर फाइनली जो है इन्हें एटीपी, CO2 और जल में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के मतों के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया गया है, हालांकि कोई सार्वभौमिक मत अभी भी नहीं है। पहला मत ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति एंडोसिम्बायोसिस के द्वारा होती है। एंडोसिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन। एंडो का मतलब किसी जीव के अंदर प्रवेश करने के बाद होने वाला सिम्बायोसिस। और ये किस लिए हुआ है? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह मत यह कहता है कि बैक्टीरिया जो है यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके वहां पर सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक जीवन यापन करते हैं, सह जीवन बिताते हैं। और ये फाइनली बैक्टीरिया जो है ये कालांतर में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। और यह कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो है करीब 2 बिलियन वर्षों पूर्व हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है यह आर्कियल सेल इससे फ्यूज हो गए थे, इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कह रही है कि आर्कियल सेल जो है इसमें बैक्टीरिया के फ्यूज होने से माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति करीब 200 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। अथवा सबसे प्रिमिटिव यूकेरियोटिक सेल है, इसके साथ इन्होंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है स्थापित किया था। और बैक्टीरिया का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव जिससे माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है वह रिकेट्सिया जो है यह होता है। और जिन्होंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के द्वारा बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन को रिकॉग्नाइज किया था, वो वैज्ञानिक है इवोन, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी। इसका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। लंबाई भी इसकी 1 से 10 माइक्रोमीटर लंबाई इसकी होती है। इसकी शेप जो है इसकी बीन शेप्ड होती है या डंबल के आकार के होते हैं। और फाइब्रोब्लास्ट जो है इन कोशिकाओं में ये काफी लंबे और सूत्र के समान धागों के सदृश भी दिखाई देते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये अनेक आकार में उपस्थित हो सकते हैं। कुछ कोशिकाओं में स्फेरिकल या ओवल भी उपस्थित होते हैं, लेकिन सामान्यतया बीन के आकार या डंबल के आकार के होते हैं। कोशिकाओं में इनकी संख्या भी कोशिका के प्रकार पर निर्भर करती है। कोशिका कहाँ पर स्थित है, किस कैसा प्रकार है, कोशिका का आकार क्या है, कोशिका की फंक्शनल स्टेट क्या है, ये कोशिका किस अवस्था में सक्रिय है, कोशिका सक्रिय है या कोशिका निष्क्रिय है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी। सामान्यतया एक प्लांट कोशिका में 200 से लेकर 300 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनकी एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है माइक्रोस्टेरियास। सी अर्चिन एक ऐसा जीव है जिसकी oocyte के अंदर करीब 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कोशिका है, कैसी फंक्शनल स्टेज है, उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 भी हो सकती है और 3 लाख भी हो सकती है। जब कोशिका के अंदर एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तब उन सभी माइटोकॉन्ड्रिया को संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से हम कहते हैं कॉन्ड्रियम। तो कॉन्ड्रियम जो है सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सामूहिक रूप से दिया गया एक शब्द। हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में हमेशा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। और ये सदैव उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनके अंदर ऊर्जा आवश्यकता अधिक होती है, ऐसी कोशिकाओं में ये अधिक उपस्थित होते हैं। और इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब इन्हें देखते हैं तो इसके लिए इन्हें हमें अभिरंजित करना पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करने के लिए हम आयरन हेमेटॉक्सिलिन या एसिड फिक्सिन को काम में लेते हैं, अथवा जेनस ग्रीन के द्वारा इसे अभिरंजित करते हैं। ये कुछ अभिरंजक है जिनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करके हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से होती है। ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हमने यहाँ से थोड़ा ओपन कर रखा है
एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है, इसे यहाँ से ओपन करके हम देख सकते हैं किस प्रकार से हमें अंदर से किस प्रकार से दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को गौर से देखने पर मिलेगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे बाहर स्थित होती है मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन रेड कलर से दिखाई दे रही है आपको, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, तो एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये येलो लाइन जो दिखाई दे रही है ये है इनर मेम्ब्रेन। तो रेड कलर से ये आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर है, येलो लाइन ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस पाया जा रहा है, इस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो यह स्पेस जो है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला स्पेस है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, यह इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है, अंदर की तरफ जो है अंतर्वलित होती है, और अंतर्वलित होने से ये जो स्ट्रक्चर्स बनती है अंदर की तरफ, इन स्ट्रक्चर्स को हम कह देते हैं क्रिस्टी बोल देते हैं। तो क्रिस्टी जो है एक्चुअल में इनर मेम्ब्रेन जो है इसके इन फोल्डिंग्स अंतर्वलन जो है, ये अंतर्वलन जो है क्रिस्टी कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है इस प्रकार से तरल पदार्थ भरा होता है। यह जो तरल पदार्थ जो माइटोकॉन्ड्रिया में भरा होता है, जो कोशिका द्रव्य के लगभग समान होता है, इसे हम कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ये जो आपको वलयाकार सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें राइबोसोम्स भी उपस्थित पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्वयं के राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनल है जिसमें स्वयं का डीएनए और स्वयं का आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य कणिकाएं जो है यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक प्रमुख लक्षण, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एटीपी सिंथेज एंजाइम कहा जाता है। यह एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एंजाइम है। यहाँ पर हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो है काफी जटिल होती है, और इस जटिलता को हम आगे की स्लाइड्स में अच्छे से हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखने पर प्रतीत होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसमें सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इनके बीच में पाया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होकर बनाती है क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर पाया जाता है तरल पदार्थ, उसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों ही प्रकार की मेम्ब्रेन जो है, ये कमोबेश प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होती है, और फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और प्रोटीन जो है इसके साथ जुड़े होते हैं। तो जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही इसमें फोस्फोलिपिड बाइलेयर या और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लिपोप्रोटीन लेयर के रूप में पाई जाती है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनकी संरचना लगभग समान होती है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं, और इन्हीं अंतर की वजह से इन दोनों मेम्ब्रेन्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार के गुण जो है ये शो करती है। फिर करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की बात, जो कि सिंपल फोस्फोलिपिड बाइलेयर के रूप में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनक्लोज करती है। एक महत्वपूर्ण लक्षण कि इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोरिन्स। पोरिन का मतलब होता है पोर, पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी ये प्रोटीन मिलकर एक छिद्र बनाते हैं। और ये छिद्रों का काम क्या होता है कि इस आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो है ये मेम्ब्रेन के आर पार गति कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स की गति को अलाउ करने के लिए, इन्हें डिफ्यूज करने के लिए इन पर पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एटीपी, एडीपी, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये विभिन्न प्रकार एटीपी और एडीपी काफी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कण भी आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा इजीली जो है आर पार गति करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में कई विशेष प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है यह है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इनके लिए फ्रीली परमेबल होती है। लेकिन यह मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में कम परमेबल होती है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके एंजाइम्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम एनटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम एटीपी का संश्लेषण होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है। इसके कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक रिसेप्टर से दूसरे रिसेप्टर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चेन प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रॉन जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जो है एटीपी संश्लेषण में किया जाता है। तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के ऊपर आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंटीपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एनायंस का साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच में एक्सचेंज को प्रमोट करने का काम करते हैं, उन्हें अलाउ करते हैं। ये बहुत प्रकार के एनायंस होते हैं जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच में जो लगातार गति करते हैं, एक्सचेंज होते हैं और इन्हें अलाउ करने का काम एंटीपोर्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इस मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट नहीं होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। हालांकि इसमें फोस्फोलिपिड और कार्डियोलिपिड जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्रिस्टी हमने बात की थी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हो, एक मैंने आउटलाइन डायग्राम दिया है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो रही है। तो इनफोल्ड होने से क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हालांकि ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हो और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन देख रहे हो। आप इस डायग्राम से आपको अच्छे से प्रतीत होता है कि आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया अधिक है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाती है। तो क्रिस्टी का प्रमुख कार्य यही है कि मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाना। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिस्टी के ऊपर ये ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट्स यहाँ पर इस प्रकार से, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर ये ब्लैक कलर के डॉट येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्रिस्टी के ऊपर जो है इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं F1 पार्टिकल्स कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। इस F1 पार्टिकल्स के तीन मुख्य भाग होते हैं। ये ऊपर हेड जो कि गोलाकार या षटभुजाकार होता है, या पेडिसल या स्टॉक प्रेजेंट होता है। इसके नीचे इसका आधार भाग प्रेजेंट होता है। तीन भाग है, तो शीर्ष भाग, इसका वृंत और इसका आधार भाग। ये तीनों भाग मिलकर F1 पार्टिकल का निर्माण करते हैं, जो कि इस इनर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए भाग होते हैं। तो ये F1 पार्टिकल्स जो है, इन F1 पार्टिकल्स को हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ऑक्सीसोम। बहुत बार प्रश्न आता है कि ऑक्सीसोम किसे कहते हैं, तो ऑक्सीसोम जो है F1 पार्टिकल्स का ही दूसरा नाम है। इसके तीन भाग, जैसा कि हमने बात की थी, हेड या शीर्ष भाग जो कि हेक्सागोनल होता है, स्टॉक, वृंत या पेडिसिल या इसका आधार भाग। इसका महत्वपूर्ण काम होता है कि इसका शीर्ष भाग जो है इसके ऊपर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और इस एंजाइम का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करते हैं, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करते हैं और फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण करते हैं। यानी एटीपी अणुओं का संश्लेषण जो है इससे जुड़े हुए मेन पार्टिकल जो है ये F1 पार्टिकल्स होते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। इस स्पेस के अंदर प्रोटॉन जो है, उस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ही अधिक होती है और उच्च प्रोटॉन की सांद्रता यहाँ पर पाई जाती है और यह करीब 70 एंगस्ट्रॉम चौड़ा स्पेस होता है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के आयन और सुगर जो है ये अधिक मात्रा में न पाए जाकर इनकी मात्रा जो है साइटोसोल के लगभग समान होती है। यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है इसके अंदर जो है सांद्रता जो है विभिन्न आयन्स और शुगर की, यह करीब करीब साइटोसोल के समान ही पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यह इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है जो कि जेल के समान दिखाई देता है, काफी डेंस होता है, गाढ़ा होता है, होमोजेनस होता है, यानी इसके अंदर समांगी प्रकार का होता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि 70 प्रकार के होते हैं, डीएनए पाया जाता है स्वयं का। माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात कि स्वयं का राइबोसोम स्वयं का डीएनए पाया जाता है, आरएनए उपस्थित होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के फाइब्रिल्स और ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जाती है। और कुछ प्रमुख एंजाइम जो कि
न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। फैटी एसिड जो है उनके ऑक्सीकरण से संबंधित होते हैं। और टीसी साइकिल, जिसे आप क्रेब्स साइकिल कहते हैं, उससे संबंधित एंजाइम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है इसके एंजाइम वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण से एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए और आरएनए है उसका संश्लेषण तथा प्रोटीन का संश्लेषण, इससे संबंधित एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इस पर अभी हम चर्चा और करेंगे। अभी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और स्वयं के राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है और स्वयं के यहाँ पर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम इसकी उपस्थिति के कारण यह जो है अर्धस्वायत्त अंग। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दोनों जो है इनकी नेचर प्रोकैरियोट्स के समान होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये प्रोकैरियोट कोशिकाओं के समान सर्कुलर पाया जाता है, यानी ये वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डीएनए जो है सर्कुलर ना होकर यह इलोंगेटेड होते हैं और क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ पर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसके राइबोसोम भी 70 प्रकार के होते हैं। 70 प्रकार के राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य लक्षण है। यानी एक यूकेरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाए जाते हैं 70 प्रकार के राइबोसोम, और इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं 80 प्रकार के 80 प्रकार के राइबोसोम। तो इसमें स्वयं का डीएनए और आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्वयं की इस डीएनए की कॉपी का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। यानी स्वयं यह कोशिकांग अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करने में और प्रोटीन संश्लेषण करने में सक्षम है। इसीलिए इसे अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर होने वाली कुछ प्रक्रियाओं का नियंत्रण तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं करता है और बाकी बची हुई प्रक्रियाओं का नियंत्रण जो है यह केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो कुछ नियंत्रण स्वयं के द्वारा, कुछ नियंत्रण केंद्र के द्वारा, इसीलिए इसे हम अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस की चर्चा करते हैं। हालांकि सभी फंक्शंस हम पहले पढ़ लिए हैं इसी कक्षा के अंदर। यह एटीपी का संश्लेषण करता है, जो कि इसका मुख्य काम होता है, इसे फॉस्फोराइलेशन। इसकी मैट्रिक्स जो है, इसकी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल जो है इसकी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। क्रेब्स साइकिल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रमुख भाग होता है और इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान ही जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है और ये पदार्थ जो है एटीपी संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है। ईटीसी सिस्टम प्रेजेंट होने से इस ईटीसी सिस्टम के ऊपर विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं और एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और एटीपी का संश्लेषण और एटीपी एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा फॉस्फोराइलेशन से एटीपी का संश्लेषण। इसमें एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पाई जाती है। ये बड़ी क्लासेस में इसे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है और इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कुछ प्लाज्मा जीन्स पाए जाते हैं और इन प्लाज्मा जीन्स की वंशागति जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड करती है, तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहते हैं। और सामान्यतया जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज होते हैं तब यहाँ पर एक चीज देखी जाती है कि मेल गेमिट के साथ साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए मेल गेमिट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो सामान्यतः उपस्थित नहीं पाए जाते हैं। जबकि फीमेल गेमिट जो है इसके अंदर स्टोरेज फूड पाया जाता है और इसके साथ साथ कोशिका का आकार बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का जब फ्यूजन होता है तब उस बनने वाले संतति के अंदर साइटोप्लाज्म जो आता है वह साइटोप्लाज्म सदैव फीमेल से आता है। यानी साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे वो भी कहां से आएंगे, फीमेल से आएंगे। तो इस प्रकार की इनहेरिटेंस जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहलाती है कि बनने वाली संतति में, नई पैदा होने वाली संतति के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है मोस्टली ये फीमेल के प्रकार के होते हैं। ये स्वयं के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का संश्लेषण करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर हमने
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार से होती है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। धन्यवाद सभी को ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू।